नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। यूनाइटेड किंगडम यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। विश्व बैंक WB ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुगम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रसायनों और अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायता के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स GFC फंड। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA इरीना ने रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स शीर्षक से अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण MPT और श्रम बाजारों पर अध्ययन जारी किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम UK ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की गई है। हालांकि अभी भी इस संधि को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसी द्वीप समूह के एक हिस्से डिएगो गार्सिया एटोल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का सैन्य अड्डा बना रहेगा। ये साफ दर्शाता है कि डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरिशस को नहीं सौंपी गई है। सबसे पहले चागोस द्वीप समूह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र IOR में स्थित है और मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप समूह 18वीं शताब्दी तक निर्जन था। बाद में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। फ्रांस ने 1814 में यह द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र यानी BIOT की बात करें तो इसे 1965 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया था। चागोस द्वीप समूह इस क्षेत्र का केंद्रीय भाग है। फिर 1976 में BIOT के कुछ द्वीपों को सेशेल्स को सौंप दिया गया था। मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने से 3 साल पहले 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। अब इस संधि के महत्व की बात करें तो पहला है औपनिवेशिक विरासत विवाद की समाप्ति। चागोस द्वीप समूह अफ्रीका में अंतिम ब्रिटिश उपनिवेश था। यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर देगा। दूसरा है क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीति। इस संधि के बाद मॉरिशस विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से महत्व को देखें तो डिएगो गार्सिया बेस पर नियंत्रण बने रहने से संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य पर नजर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन भी एक अहम महत्व है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में और 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प ने चागोस को मॉरिशस को सौंपने का समर्थन किया था। इस तरह नया समझौता अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारत ने भी 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के पक्ष में मतदान करके मॉरिशस के दावे का समर्थन किया था। इसके अलावा भारत का यह पक्ष उसके उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन पर सैद्धांतिक रूप से अनुरूप था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। भारत को छोड़कर ये 50 देशों का मूल्यांकन करता है। इसका लक्ष्य 2026 तक 180 देशों को कवर करना है। इसे विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग के स्थान पर शुरू किया गया है। विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट EODB में कंपनी शुरू करने और उसे चलाने की सुगमता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती थी। इस रिपोर्ट को नैतिक अनियमितताओं के कारण 2021 में बंद कर दिया गया था। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और बिजनेस रेडी इंडेक्स के स्तंभों को विस्तार से समझते हैं। पहला स्तंभ है विनियामकीय फ्रेमवर्क। इसमें किसी कंपनी को शुरू करने, उसे चलाने और बंद करने के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों एवं विनियमों को शामिल किया जाता है। दूसरा स्तंभ है लोक सेवाएं। इसमें विनियामकीय अनुपालन और कारोबारी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं संस्थाओं और अवसंरचनाओं को शामिल किया जाता है। और तीसरा स्तंभ है परिचालनात्मक दक्षता। इसमें विनियामक अनुपालन में सुगमता और कंपनी से सीधे संबंधित लोक सेवाओं के प्रभावी उपयोग को शामिल किया जाता है। ऐसे में खबर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए बिजनेस रेडी इंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं।
यह निजी क्षेत्र के विकास के लिए कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करेगा। यह दुनिया भर के अधिकांश देशों को कवर करते हुए सालाना तौर पर प्रकाशित होगा। साथ ही ये गरीबी को खत्म करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के विश्व बैंक समूह के लक्ष्यों को पूरा करने में भी योगदान देगा। EODB की तुलना में बी रेडी की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहली विशेषता है व्यापकता। इसमें अलग अलग कंपनी के नजरिए से और निजी क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से कारोबारी माहौल का मूल्यांकन किया जाएगा। EODB के तहत ये कार्य अलग अलग लघु या मध्यम आकार की कंपनियों के नजरिए से किया जाता था। साथ ही ये कंपनियों पर विनियामक बोझ और विनियमन की गुणवत्ता की जांच करेगा। EODB में कंपनियों पर केवल विनियमन के बोझ की जांच की जाती थी। इसमें कंपनी के बारे में डी ज्योर यानी कानूनी और डी फैक्टो यानी व्यवहारिक दोनों तरह की जानकारी एकत्र की जाएगी। EODB में कुछ संकेतक केवल डी फैक्टो विनियमन को कवर करते थे, जबकि कुछ डी ज्यूर को कवर करते थे। इतना ही नहीं, इसमें EODB के विपरीत सभी प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। वहीं लोगों को रोजगार जैसे विषय EODB में शामिल नहीं किए गए थे। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुगम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के तहत नेपाल भारतीय ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए बांग्लादेश को जल विद्युत परियोजनाओं से निर्मित विद्युत का निर्यात करेगा। यह कदम न केवल तीनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं सीमा पार दक्षिण एशियाई ऊर्जा सहयोग के लिए शुरू की गई पहलों की। पहली पहल है सीमा पार विद्युत व्यापार। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार के कटिहार से असम के बोरनगर तक जाएगा। ये कॉरिडोर बांग्लादेश के पाबर्तीपुर से होकर गुजरेगा। इसके अलावा भारत नेपाल परियोजनाओं के अंतर्गत अरुण 3 और अपर कर्णाली जल विद्युत जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं भारत भूटान परियोजनाओं में कुरीचू, ताला, चूखा और मंगदेचू जैसी जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख शामिल हैं। इसमें ऊर्जा पाइपलाइन परियोजनाएं भी शामिल हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया TAPI पाइपलाइन, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन आदि। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की ग्रीन ग्रिड और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब समझते हैं इस ऊर्जा सहयोग के व्यापक महत्व को। इस सहयोग से चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सकेगा, क्योंकि चीन दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपनी ऊर्जा अवसंरचना को तेजी से बढ़ा रहा है। इसके अलावा आर्थिक एकीकरण में ऊर्जा व्यापार क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। अन्य महत्व की बात करें तो यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देगा आदि। हालांकि इस सहयोग में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान। नेपाल में अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना UKHP का विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे हिमालय के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा लागत संबंधी बाधाएं भी सामने आ रही हैं। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में ग्रिड अवसंरचना की कमी है, जिससे इनका निर्माण महंगा साबित हो सकता है। इसके अलावा बिजली की दरों में मतभेद भी इन देशों के बीच व्यापार को प्रभावित कर रहा है। अन्य चुनौतियों में क्षेत्रीय तनाव, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष और जल विद्युत परियोजनाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग न किया जाना प्रमुख है। अब सवाल उठता है कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्थापित संस्थाएं और फोरम्स कार्यरत हैं। तो इसके लिए सार्क एनर्जी सेंटर, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC, बीमस्टेक एनर्जी सेंटर और ऊर्जा एकीकरण के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय पहल SARI या EI जैसी संस्थाएं और मंच इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रसायनों और अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायता के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स GFC फंड। GFC फंड ने रसायनों और अपशिष्ट के सुरक्षित एवं सतत प्रबंधन को लक्षित करने के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल लॉन्च किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं GFC फंड के बारे में।
इस फंड की स्थापना 2023 में बॉन, जर्मनी में रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 के दौरान की गई थी। GFC फंड का कार्यकारी बोर्ड इसके कामकाज की देखरेख करता है और परिचालन संबंधी सभी निर्णय भी लेता है। इस बोर्ड में प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि और सभी दाताओं और योगदानकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। GFC मौजूदा वित्तीय तंत्रों जैसे कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने वाले फंड्स का पूरक है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों और अपशिष्टों सहित रसायनों के समाधान में लघु द्वीपीय विकासशील देशों तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना और मध्यम स्तर की ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल है जो रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करती हो। चयनित परियोजनाओं को रसायनों और अपशिष्ट से होने वाले नुकसान को कम करने तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 3 वर्षों तक 3 लाख से 8 लाख अमेरिकी डॉलर तक दिए जाते हैं। इन्हें स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। चलिए अब GFC के बारे में समझते हैं। ये एक बहुक्षेत्रक समझौता है। इसके तहत 28 लक्ष्यों का एक सेट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य रसायनों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना तथा 2035 तक कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना है। इसके अलावा रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का समाधान करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। रसायनों और अपशिष्ट के संधारणीय प्रबंधन के लिए कुछ अन्य वैश्विक पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन SAICM के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण। ये एक वैश्विक नीतिगत फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य रसायनों के पूरे जीवन चक्र में उनके मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। अगला है बेसल कन्वेंशन। ये खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही और निपटान को विनियमित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस ओर तीसरी वैश्विक पहल है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैव प्रदूषकों के प्रभाव से लगातार बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA इरीना ने रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स शीर्षक से अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। IRENA इरीना ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली एक अंतर सरकारी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाती है और देशों को उनके एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करती है। भारत भी इस एजेंसी का एक सक्रिय सदस्य देश है। अब नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 13.7 मिलियन थी, जो 2024 में बढ़कर 16.2 मिलियन हो गई है। भारत में भी इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में लगभग 1.02 मिलियन रोजगार उपलब्ध थे। यहाँ पर हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। इसके बाद सोलर फोटोवोल्टिक PV सेक्टर का है। भारत ने 2023 में अपनी सौर PV क्षमता में 9.7 गीगावाट की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस वृद्धि के साथ 2023 के अंत तक देश की कुल सौर क्षमता 72.7 गीगावाट तक पहुंच गई। इस प्रकार 2023 में नई स्थापित सौर क्षमता और कुल सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। भारत में 2023 में ग्रिड कनेक्टेड सौर PV क्षेत्र में 2.38 लाख रोजगार उपलब्ध थे। वहीं 2023 में भारत ने अपनी पवन ऊर्जा क्षमता में 2.8 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की और कुल क्षमता बढ़कर 44.7 गीगावाट हो गई। इसके चलते ये वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया। अब बात करते हैं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की प्रगति की। पिछले 10 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 165% बढ़ी है। वर्ष 2014 से यह 76.38 गीगावाट थी, जो 2024 तक बढ़कर 203.1 गीगावाट हो गई है। इसी के साथ भारत रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आ गया है। लेकिन इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र में कुशल कार्यबल की व्यापक कमी देखी जा रही है। जितनी तेजी से यह क्षेत्र विस्तार कर रहा है, उतनी तेजी से कुशल लोगों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है।
इसके अलावा भविष्य में किन कौशलों की जरूरत होगी, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं होने के कारण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुसार ढालना एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब जानते हैं कि इस दिशा में क्या सिफारिशें दी गई हैं। एक प्रभावी एनर्जी ट्रांजिशन रणनीति के लिए नीतियों में बेहतर तालमेल, सामाजिक संवाद और सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। जैसे फिलीपींस में रिन्यूएबल एनर्जी के विभिन्न सेक्टर्स के लिए पृथक मानव संसाधन विकास योजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में कार्य आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्रों को इस क्षेत्र में आवश्यक व्यवहारिक कौशल मिल सके। इसका एक अच्छा उदाहरण जिम्बाब्वे का ग्रीन एंटरप्राइज प्रोग्राम है। भारत भी इस दिशा में कई अहम कदम उठा रहा है। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) की व्यवस्था। इन पहलों से भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि सतत विकास के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण MPT और श्रम बाजारों पर अध्ययन जारी किया। ये अध्ययन मुद्रास्फीति की स्थिरता और मौद्रिक नीति पर श्रम बाजारों की अनौपचारिकता के प्रभाव का विश्लेषण करता है। इससे मौद्रिक नीति संचरण यानी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्रवाइयों का एक समूह है। इस नीति के जरिए भारत में RBI जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक समृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति देखी जाए तो RBI अधिनियम 1934 में 2016 में संशोधन द्वारा RBI की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया था। वहीं अगर भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की बात करें तो केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार RBI को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। इसमें 2% कम या अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच नियंत्रित रखना होगा। इसके अलावा इनमें रेपो दर व रिवर्स रेपो दर में वृद्धि या कमी जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधन शामिल है। चलिए अब समझते हैं कि मौद्रिक नीति के 2 प्रकार क्या हैं। पहला है विस्तारक यानी एक्सपेंशनरी। इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कमी की जाती है। तथा दूसरा है संकुचनकारी यानी कॉन्ट्रैक्शनरी। इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को धीमा करने और मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है मौद्रिक नीति संचरण। मौद्रिक प्रक्रिया में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों में सुधार होता है, विशेष रूप से श्रम बाजार के अधिक औपचारिक होने के साथ गतिविधियों में और सुधार होता है। मौद्रिक नीति संचरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि सहित अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। अगला है बेरोजगारी पर प्रभाव। संकुचनकारी मौद्रिक नीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के बाजारों में बेरोजगारी में वृद्धि करती है। तीसरा मुख्य बिंदु है माइक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर प्रभाव। संकुचनकारी मौद्रिक नीति से कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, पूंजी स्टॉक आदि में गिरावट दर्ज की जाती है। इसी के साथ खबर के आखिर में मौद्रिक नीति समिति MPC के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे केंद्र सरकार गठित करती है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेपो रेट जैसी नीतिगत दरें निर्धारित करना है। ये 6 सदस्यीय समिति है। इसके 3 सदस्य RBI से तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। RBI के 3 सदस्य हैं RBI गवर्नर, RBI के एक डिप्टी गवर्नर और RBI केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित RBI का एक अधिकारी। मौद्रिक नीति निर्धारण पर मतदान के तरीके को देखा जाए तो हर एक सदस्य के पास एक वोट होता है और RBI गवर्नर निर्णायक मत देता है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होती है और बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा।
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर याद किया। उनका जन्म 1857 में आधुनिक गुजरात में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी से प्रेरित होकर वीर सावरकर भी लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य बने थे। उन्होंने दी इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आजादी का प्रचार किया था। श्यामजी बंबई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने थे तथा दयानंद सरस्वती के प्रशंसक थे। 1905 में इंटर टेम्पल नामक एक संस्था ने उन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनर टेम्पल ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। आलोचना का सामना करते हुए श्यामजी ने अपना केंद्र इंग्लैंड से बदलकर पेरिस कर लिया और आंदोलन जारी रखा। हम श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा जी से देशभक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिला की अपनी तरह की पहली अनूठी अवधारणा शुरू की है। यह सिविल सब डिवीजन की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि संहिता बना रहा है। बिहार को बाढ़ के भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बाढ़ से लगभग 1.184 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को अपना घर छोड़कर अस्थायी रूप से कहीं और रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैप्टिव ब्रीडिंग वाले 9 पिग्मी हॉक को असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक पर्यावास में मुक्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने पुराने लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत के दर्शन किए। इससे पहले तीर्थ यात्रियों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। जलवायु संकट के कारण अंटार्कटिका प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी EUL प्रक्रिया के तहत पहली मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक IVD किट को शामिल करने की घोषणा की है। वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके शैरन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।